कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 11 में केमिस्ट्री में एक नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद हम फिजिक्स में कणों के निकाय तथा घूर्णी गति के बारे में कुछ और बात। उसके बाद हम कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एलिमेंट्स को और आगे पढ़ेंगे और फिजिक्स का पाठ चुंबकत्व तथा द्रव्य को पढ़ते हुए आज का एपिसोड हम समाप्त करेंगे। तो कॉपी और कलम लेके हो जाइए तैयार बच्चों, हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स भाग 4। यह थर्मोडायनेमिक्स का आखिरी भाग होगा। इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं की एंथैल्पी, स्वतः प्रवर्तकता यानी स्पॉन्टेनिटी एवं गिब्स एनर्जी यानी गिब्स ऊर्जा। आइए शुरू करते हैं अभिक्रियाओं की एंथैल्पी से। पहला प्रकार है मानक दहन एंथैल्पी, जिसको हम डेल्टा CH नेगेटिव से भी दिखाते हैं। दहन अभिक्रियाओं प्रकृति में ऊष्माक्षेपी होती है। ये उद्योग, रॉकेट, विमान एवं जीवन के अन्य पहलुओं में महत्वपूर्ण होती हैं। मानक दहन एंथैल्पी को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि यह किसी पदार्थ की प्रति मोल एवं एंथैल्पी परिवर्तन है जो इसके दहन के फलस्वरूप होता है। खाना पकाने वाली गैस के सिलेंडर में ब्यूटेन गैस होती है, जिसको हम C4H10 से भी दिखाते हैं। ब्यूटेन के 1 मोल के दहन में 2658 किलोजूल ऊष्मा निर्मुक्त होती है। यह रही इक्वेशन जिसमें C4H10 यानी ब्यूटेन 13/O2 स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ऑक्सीजन का, और 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के और 5 मोल वाटर के बनाते हैं। मानक दहन एंथैल्पी की वैल्यू -2658.0 किलोजूल पर मोल है। वहीं ग्लूकोज का अगर हम रिएक्शन देखें, C6H12O6 + 6O2 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 मोल वाटर के बनाते हैं। इसमें आपका मानक दहन एंथैल्पी -2802.0 किलोजूल मोल होगा। हमारे शरीर में भी दहन के प्रक्रम की तरह भोजन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। यद्यपि अंतिम उत्पाद कई प्रकार की जटिल जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रेणी से बनते हैं, जिनमें एंजाइम का उपयोग होता है। आइए पढ़ते हैं परमाणविक एंथैल्पी को। हाइड्रोजन के 2 मोल के परमाणविक करण के इस उदाहरण पर विचार करें। हाइड्रोजन से 2 मोल H के बनते हैं। इसका परमाणविक एंथैल्पी 435.0 किलोजूल पर मोल है। आप देख सकते हैं कि इस प्रक्रिया में डाइहाइड्रोजन के HS बंधों के टूटने से H परमाणु प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया में होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन को परमाणविककरण एंथैल्पी कहते हैं। आबंध एंथैल्पी। रासायनिक अभिक्रियाओं में आबंध टूटते एवं बनते हैं। आबंध टूटने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और आबंध बनने में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। किसी भी अभिक्रिया की ऊष्मा को रासायनिक आबंधों के टूटने एवं बनने वाले ऊर्जा परिवर्तन से जोड़ा जा सकता है। रासायनिक आबंधों से जुड़े एंथैल्पी परिवर्तनों के लिए ऊष्मागति में 2 अलग पद प्रयुक्त होते हैं। आबंध वियोजन एंथैल्पी, माध्य आबंध एंथैल्पी। आइए हम उनकी चर्चा द्विपरमाणु एवं बहुपरमाणुक अणुओं के संदर्भ में करते हैं। द्विपरमाणुक अणु में निम्नलिखित प्रक्रिया पर विचार करें। 1 मोल डाइहाइड्रोजन के विद्यमान सभी आबंध टूटते हैं। H2 makes 2H
और इसका डेल्टा HH यानी आबंद एंथैल्पी 435.0 किलोजूल पर मोल है। इस प्रक्रिया में होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन HH आबंद की आबंद वियोजन एंथैल्पी यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। आबंद वियोजन एंथैल्पी उस प्रक्रिया में होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन है जिसमें किसी गैस से सहसंयोजक यौगिक के एक मोल आबंद टूटकर गैसीय उत्पाद बने। बहुपरमाणुक अणु यानी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हम एक बहुपरमाणुक अणु CH4 पर विचार करते हैं। इसके परमाणुीकरण के लिए ऊष्मा रासायनिक अभिक्रियाओं इस प्रकार दी जाती हैं। CH4 से कार्बन और 4 मोल हाइड्रोजन के बनते हैं। इसमें आपका आबंद एंथैल्पी 1665 किलोजूल पर मोल है। बहुपरमाणुक अणु में मीथेन में 4 CH आबंद समान है, इसलिए मीथेन अणु में सभी CH आबंधों की आबंद दूरी एवं आबंद ऊर्जा भी एक समान है। तथापि प्रत्येक CH आबंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा भिन्न भिन्न है, जो नीचे दी गई है। CH4 गैस से कार्बन और 4 मोल हाइड्रोजन, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी 1665 किलोजूल पर मोल होती है। अब हम CH4 में CH बंध की औसत आबंद एंथैल्पी परिभाषित करते हैं। CH4 में 1/4 डेल्टा AH यानी एसोसिएटेड एंथैल्पी इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा AH नेगेटिव। डेल्टा AH नेगेटिव हमारा 1665 किलोजूल पर मोल था। उस हिसाब से हमारा आंसर 416 किलोजूल पर मोल आता है। हम देखते हैं कि मीथेन में CH बंध की औसत आबंद एंथैल्पी 416 किलोजूल पर मोल है। यह पाया गया कि विभिन्न यौगिकों जैसे CH3, CH2Cl, CH3NO2 आदि में CH बंध का औसत आबंद एंथैल्पी मान एक दूसरे से थोड़ा भिन्न होता है। आइए पढ़ते हैं विलयन एंथैल्पी को। किसी पदार्थ की विलयन एंथैल्पी एवं एंथैल्पी परिवर्तन है जो इसके एक मोल को विलायक की निर्दिष्ट मात्रा में घोलने पर होता है। अनंत तनुता पर विलयन एंथैल्पी वह एंथैल्पी परिवर्तन है जब पदार्थ का विलायक की अनंत मात्रा में घोला जाता है, जबकि आयनों के मध्य अन्योन्य क्रिया नगण्य है। डेल्टा SOLH इज इक्वल टू डेल्टा लैटिस H नेगेटिव प्लस डेल्टा हाइड्रेशन H। जल में AB की विलयन एंथैल्पी डेल्टा SOLH एवं जलीयकरण एंथैल्पी डेल्टा हाइड्रेशन H के मानों द्वारा इस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। अधिकांश आयनिक यौगिकों के लिए डेल्टा SOLH धनात्मक होता है, इसलिए अधिकांश यौगिकों की जल में विलयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। यदि जालक एंथैल्पी बहुत ज्यादा है तो यौगिक का विलयन नहीं बनता है। जब एक आयनिक यौगिक को विलायक में घोला जाता है तब इसके आयन क्रिस्टल जालक में अपनी नियमित स्थिति को छोड़ देते हैं। तब ये विलयन में अधिक स्वतंत्र होते हैं, परंतु उसी समय इन आयनों के विलयीकरण भी होता है। इसे एक आयनिक यौगिक AB के लिए आरेखीय रूप में दर्शाया जाता है। आइए पढ़ते हैं जालक एंथैल्पी को। एक आयनिक यौगिक की जालक एंथैल्पी वह एंथैल्पी परिवर्तन है जब एक मोल आयनिक यौगिक गैसीय अवस्था में अपने आयनों में वियोजित होता है। चूंकि जालक एंथैल्पी के प्रयोगों द्वारा सीधे ज्ञात करना असंभव है, अतः हम एक परोक्ष विधि का उपयोग करते हैं जहां एक एंथैल्पी आरेख बनता है, उसे बॉन हेबर साइकिल कहते हैं। अब हम इस जालक एंथैल्पी के मान की सहायता से विलयन एंथैल्पी का परिकलन कर सकते हैं। डेल्टा सॉल्यूशन H नेगेटिव इज इक्वल टू डेल्टा लैटिस H नेगेटिव प्लस डेल्टा हाइड्रेशन H नेगेटिव। NaCl के एक मोल के लिए जालक एंथैल्पी डेल्टा लैटिस H नेगेटिव इज इक्वल टू -788 किलोजूल पर मोल है। डेल्टा लैटिस H नेगेटिव 788 किलोजूल पर मोल है। डेल्टा हाइड्रेशन H नेगेटिव इज इक्वल टू -784 किलोजूल पर मोल है। इन दोनों को माइनस करते ही आपका आंसर 4 किलोजूल पर मोल आएगा। इस प्रकार NaCl की विलय प्रक्रिया में बहुत कम ऊर्जा परिवर्तन दिखता है। आइए पढ़ते हैं स्वतः प्रवर्तितता को यानी स्पॉन्टेनिटी को। स्वतः प्रवर्तितता प्रक्रम एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। यह किसी बाहर साधन यानी एजेंसी के द्वारा ही उत्क्रमित किया जा सकता है।
एंथैल्पी का कम होना स्वतः प्रवर्तिता की कसौटी है। यदि हम ऐसी घटनाओं जैसे पहाड़ी में जल गिरने या जमीन पर पत्थर गिरने की प्रतिक्रियाओं पर विचार करें, तब देखेंगे कि प्रक्रम की दिशा में निकाय की स्थितिज ऊर्जा में कभी कमी नहीं होती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया उस दिशा में स्पॉन्टेनिक होगी जिस दिशा में ऊर्जा में कमी हो, जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में होता है। हाफ N2 प्लस हाफ H2 मेक्स NH3। इसका डेल्टा RH नेगेटिव है -46.1 किलो जूल पर मोल। ऐसे ही हाफ हाइड्रोजन प्लस हाफ मोल ऑफ क्लोरीन मेक्स HCl। इसका डेल्टा RH नेगेटिव है -92.32 किलो जूल पर मोल। ऐसे ही हाइड्रोजन प्लस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन से वाटर बनता है और इसका डेल्टा RH नेगेटिव है -285.8 किलो जूल पर मोल। किसी भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए अभिकारकों से उत्पादों के बनने पर एंथैल्पी में आई कमी को एक एंथैल्पी आरेख से दर्शाया जाता है। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, यह अभिक्रियाएं स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम एवं ऊष्माशोषी हैं। एंथैल्पी में वृद्धि के एक एंथैल्पी आरेख द्वारा दर्शाया जाता है। हाफ N2 प्लस O2 मेक्स NO2। इसका डेल्टा RH है +33.2 किलो जूल पर मोल। ऐसे ही ग्रेफाइट प्लस 2 मोल S के बनाते हैं कार्बन सल्फाइड, जिसका डेल्टा RH +128.5 किलो जूल पर मोल है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि एंथैल्पी में कमी स्वतः प्रवर्तिता के लिए एक प्रतिसायक कारक है, परंतु यह सभी प्रक्रमों के लिए सत्य नहीं है। आइए बढ़ते हैं एंट्रोपी एवं स्वतः प्रवर्तिता को, यानी एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी। एक स्वतः प्रवर्तिता प्रक्रम दी गई दिशा में कैसे प्रेरित होती है। आइए हम एक ऐसी स्थिति का अध्ययन करें जिसमें डेल्टा H = 0 अर्थात एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं है, फिर भी अभिक्रिया या प्रक्रम स्वतः प्रेरित है। हम एक बंद पात्र जो परिवेश में विलगित यानी आइसोलेटेड है में दो गैसेस का विस्तृत करते हैं, जैसा चित्र में दिखाया गया है। दो गैसें A एवं B जिन्हें क्रमशः काले एवं श्वेत बिंदुओं से दर्शाया गया है तथा एक विभाजक से पृथक किया गया है। जब विभाजक हटाया जाता है तब गैस आपस में विस्तृत होते हैं। कुछ समय पश्चात विसरण पूर्ण हो जाता है। अब हम इस प्रक्रम का अध्ययन करते हैं। विसरण से पूर्व यदि हम बाईं ओर से के हिस्से से गैस के अणुओं को निकालते हैं तो निश्चित रूप से ये गैस A के होंगे। इसी प्रकार यदि हम दाईं ओर से हिस्से से अणु निकालते हैं तो गैस B के अणु होंगे, परंतु यदि विभाजक हटने के बाद अणु निकाले जाएं तो हम निश्चित तौर पर नहीं बता सकते कि निकाला क्या गया है, अणु गैस A या अणु गैस B। हम कह सकते हैं कि निकाय कम प्रागुक्त या अधिक अव्यवस्थित हो गया है। यहाँ हम एक अन्य ऊष्मा गति की बात करते हैं जिसे एंट्रोपी S कहते हैं। उपरोक्त अवस्था एंट्रोपी की अभिव्यक्त है। उत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए हम डेल्टा S को Q एवं ताप T से प्रकार संबंधित करते हैं। डेल्टा S = Q रिवर्सिबल बाय T है। किसी स्वतः प्रवर्तिता प्रक्रम के लिए निकाय एवं परिवेश का कुल एंट्रोपी परिवर्तन निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिया जा सकता है। डेल्टा S total = डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 0, यानी ये पूरा का पूरा फॉर्मूला 0 से ज्यादा होना चाहिए। जब एक निकाय साम्यावस्था में हो तो एंट्रोपी अधिकतम होती है एवं एंट्रोपी के परिवर्तन डेल्टा S = 0 है। आइए पढ़ते हैं गिब्स ऊर्जा एवं स्वतः प्रवर्तिता। हम देख चुके हैं कि किसी निकाय के लिए एंट्रोपी में कुल परिवर्तन डेल्टा S टोटल किसी प्रक्रम की स्वतः प्रवर्तिता का निर्णय करता है, परंतु अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाएं बंद निकाय या खुले निकाय की श्रेणी में आती हैं। अतः अधिकांश अभिक्रियाओं में एंट्रोपी एवं एंथैल्पी दोनों में परिवर्तन आते हैं। पूर्व खंड में दी गई विवेचना से यह स्पष्ट है कि न तो केवल एंथैल्पी में कमी और न ही एंट्रोपी में वृद्धि स्वतः प्रक्रमों की दिशा निर्धारित कर सकती है। इस प्रयोजन हेतु हम एक नए ऊष्मागतिकीय फलन गिब्स ऊर्जा या गिब्स फलन G का प्रकार परिभाषित करते हैं। G = H - Ts। G एक विस्तीर्ण और अवस्था गुण है। डेल्टा G सिस्टम = डेल्टा H सिस्टम - T डेल्टा S सिस्टम - S सिस्टम डेल्टा T। स्थिर ताप पर डेल्टा T = 0 है, इसलिए डेल्टा G सिस्टम = डेल्टा H सिस्टम - T डेल्टा S सिस्टम होगा। सामान्यतः पदांक निकाय को छोड़ते ही समीकरण के इस प्रकार लिखते हैं।
यदि निकाय परिवेश के साथ ताप के साम्य में है तो परिवेश के ताप निकाय के ताप के समान होगा। अतः परिवेश की एंथैल्पी में वृद्धि निकाय की एंथैल्पी में कमी तुल्य होगी। अतः परिवेश की एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एच सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी सराउंडिंग इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन टी सिस्टम। डेल्टा एच टोटल को हम डेल्टा एच सिस्टम भी लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी। उपरोक्त समीकरण को पुनः व्यवस्थित करने से टी डेल्टा एच टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा एच सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम आता है। स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा एच टोटल हमेशा ज्यादा होता है 0 से। डेल्टा जी निरंतर दबाव पर तापमान पर सहजता के लिए एक मानदंड देता है। यदि डेल्टा जी ऋणात्मक यानी पॉजिटिव है तब प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होता है यानी स्पॉन्टेनियस होता है। अगर धनात्मक है तो आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। गिब्स ऊर्जा परिवर्तन एवं साम्यावस्था हम देख चुके हैं कि इस प्रकार मुक्त ऊर्जा का चिन्ह एवं परिमाण अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित जानकारी देता है। रासायनिक अभिक्रिया की स्वतः प्रवर्तिता का पूर्वानुमान, रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त हो सकने वाले उपयोगी कार्य का पूर्वानुमान। जब साम्यावस्था में निकाय की मुक्त ऊर्जा न्यूनतम हो, यदि ऐसा नहीं हो तो निकाय स्वतः ही कम मुक्त ऊर्जा की स्थिति में परिवर्तित हो जाएगा। अतः साम्य के लिए कसौटी है a प्लस बी इज रिवर्सिबल टू c प्लस डी। यहाँ डेल्टा जी 0 के बराबर है। किसी अभिक्रिया जिसमें सभी अभिकारक एवं उत्पाद मानक अवस्था में हो तो गिब्स ऊर्जा साम्यावस्था स्थिरांक में निम्नलिखित समीकरण द्वारा संबंधित होती है। 0 इज इक्वल टू डेल्टा आर जी प्लस आर टी लॉग इन के। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग इन के लिख सकते हैं। ln को हटाने के लिए हम लॉग की वैल्यू डालेंगे माइनस 2.303 आर टी लॉग के। डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग इन के। प्रबल ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा आर एच माइनस का मान अधिक एवं धनात्मक होता है। इन परिस्थितियों में के का मान 1 से बहुत कम होगा एवं अभिक्रियाओं से अधिक उत्पाद बनने की प्रवृत्ति नहीं होगी। समीकरण का प्रयोग करने पर डेल्टा एच एवं डेल्टा एस के मापन में डेल्टा जी का मान अनुमानित करके किसी भी ताप पर किफायती रूप से उत्पादों की प्राप्ति के लिए के मान की गणना की जा सकती है। यदि प्रयोगशाला में के सीधा ही माप लिया जाए तो किसी भी अन्य ताप पर डेल्टा जी के मान की गणना की जा सकती है। यह है आपका चार्ट जिसमें आपको डेल्टा एच डेल्टा एस कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा और डेल्टा जी भी कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा और इसका वर्णन पूरी टेबल में किया गया है। यह थी हमारी अभिक्रिया की स्वतः प्रवर्तिति का ताप का प्रभाव। इस वीडियो में हम सबने सीखा विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं की एंथैल्पी को और स्वतः प्रवर्तिता एवं गिब्स ऊर्जा को। यह था हमारा थर्मोडायनामिक्स का आखिरी भाग। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज के भौतिक विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय कणों के निकाय तथा घूर्णी गति को जारी रखेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जड़त्व आघूर्ण को समझेंगे और उसके बाद लंबवत एवं समानांतर अक्षों के प्रमेय को भी समझेंगे। आइए आज के प्रथम विषय से शुरुआत करते हैं, जड़त्व आघूर्ण को समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्थिर अक्ष के परितः घूर्णन करते पिंड का प्रत्येक कण एक वृत्ताकार पथ पर चलता है। अक्ष से r दूरी पर स्थित कण का रेखीय वेग का समीकरण दर्शाती है vi बराबर ri ओमेगा से। अब इस कण का
गतिज ऊर्जा कुछ इस समीकरण से मिलेगा। Ki बराबर 1/2 m1 भी आई स्क्वायर बराबर 1/2 mi ri स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जहाँ mi कण का द्रव्यमान है और पिंड की कुल गतिज ऊर्जा k इसके पृथक पृथक कणों की गतिज ऊर्जाओं का योग है। तो समीकरण कुछ ऐसा होगा। k बराबर सिग्मा i शुरू होगा 1 से n तक ki बराबर 1/2 सिग्मा i शुरू होगा 1 से n mi ri स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ n पिंड के कुल कणों की संख्या को बताती है। अब दोस्तों ये ज्ञात है कि ओमेगा सभी कणों के लिए समान है, अतः ओमेगा को योग चिन्ह के बाहर निकाल सकते हैं। तब समीकरण कुछ ऐसा मिलेगा। k बराबर 1/2 ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में सिग्मा i शुरू होगा 1 से n तक mi ri स्क्वायर। दोस्तों अब हम दृढ़ पिंड को अभिलक्षित करने वाला एक नया प्राचल को परिभाषित करते हैं, जिसका व्यक्तीकरण है I बराबर सिग्मा i शुरू होगा 1 से n तक mi ri स्क्वायर। अब इस परिभाषा के साथ एक और समीकरण होगा k बराबर 1/2 i ओमेगा स्क्वायर। यहाँ i कोणीय वेग के परिमाण पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों दृढ़ पिंड और उस अक्ष का अभिलक्षण है जिसके परितः पिंड घूर्णन करता है। आइए दोस्तों जड़त्व आघूर्ण को चित्र से समझते हैं। त्रिज्या r और द्रव्यमान m के एक पतले वलय पर विचार करते हैं जो अपने तल में अपने केंद्र के परितः ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है। वलय का प्रत्येक द्रव्यमान घटक इसकी अक्ष से r दूरी पर है और समीकरण v बराबर r ओमेगा चाल से चलता है। इसलिए इसकी गतिज ऊर्जा कुछ इस समीकरण से मिलेगा। k बराबर 1/2 mv स्क्वायर बराबर 1/2 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब समीकरण से तुलना करने पर हम पाते हैं कि वलय के लिए समीकरण हो जाएगा I बराबर mr स्क्वायर। दोस्तों अब हम L लंबाई की दृढ़ भारहीन छड़ के सिरों पर लगे दो द्रव्यमानों से बने एक निकाय पर विचार करते हैं। यह निकाय द्रव्यमान केंद्र से गुजरती छड़ के लंबवत अक्ष के परितः घूम रहा है। आप इसे चित्र में देखिए। प्रत्येक द्रव्यमान m/2 अक्ष से l/2 दूरी पर है। इसलिए इन द्रव्यमान का जड़त्व आघूर्ण कुछ इस समीकरण से मिलेगा। m/2 l/2 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में m/2 गुणित ब्रैकेट में l/2 स्क्वायर। अतः द्रव्यमानों के इस जोड़े का द्रव्यमान केंद्र से गुजरती छड़ के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कुछ इस समीकरण से मिलेगा। I बराबर ml स्क्वायर बटे 4। आइए दोस्तों सारणी से कुछ सुपरिचित नियमित आकार के ठोसों के विशिष्ट अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्ण को समझते हैं। दोस्तों अगर पिंड r त्रिज्या का पतला वृत्ताकार वलय होगा जो अक्ष वलय तल के लंबवत केंद्र से गुजरती हो, तब आरेख कुछ ऐसा होगा जो चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। तब जड़त्व आघूर्ण I बराबर mr स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार जब पिंड r त्रिज्या का पतला वृत्ताकार वलय होगा और जब अक्ष व्यास से गुजरेगी तब आरेख कुछ इस प्रकार होगा और जड़त्व आघूर्ण mr स्क्वायर बटे 2 होगा। दोस्तों अगर पिंड L लंबाई की पतली छड़ है जो
मध्य बिंदु से गुजरती लंबाई के लंबवत हो तब आरेख कुछ ऐसा बनेगा और जड़त्वाघूर्ण I बराबर mr² बटे 12 हो जाएगा। दोस्तों, जब पिंड r त्रिज्या का खोखला बेलन है और अक्ष बेलन की अक्ष से गुजरता हो तब आरेख कुछ इस तरह दिखाई पड़ेगा और जड़त्वाघूर्ण I बराबर mr² हो जाएगा। आइए दोस्तों, लंबवत एवं समानांतर अक्षों के प्रमेय को समझते हैं। दोस्तों, चित्र में एक फलकाकार पिंड दर्शाया गया है। इसके तल में स्थित किसी बिंदु O पर तल के लंबवत Z अक्ष है। फलक के तल में और Z अक्ष से संगामी यानी O से गुजरती हुई दो परस्पर लंबवत अक्षें हैं, जिनमें एक को X अक्ष और दूसरी को Y अक्ष लिया गया है। अब लंबवत एवं समानांतर अक्षों के प्रमेय कुछ इस समीकरण से मिलता है, IZ बराबर IX जोड़ IY। आइए दोस्तों, प्रमेय की एक उदाहरण द्वारा उपयोगिता को समझते हैं। दोस्तों, उदाहरण है एक वृत्ताकार चक्ति का जड़त्व आघूर्ण इसके किसी व्यास के परितः क्या होगा। आइए दोस्तों, हम इसके उत्तर को जानते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी चक्ति का जड़त्व आघूर्ण उसके केंद्र से गुजरती और इसके तल के लंबवत अक्ष के परितः समीकरण I बराबर mr² बटे 2 होता है, जहां m चक्ति का द्रव्यमान और r इसकी त्रिज्या होती है। अब दोस्तों, चक्ति को हम फलकाकार पिंड समझ सकते हैं, इसलिए लंबवत अक्षों का प्रमेय इसके लिए लागू किया जा सकता है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। दोस्तों, अब हम चक्ति के केंद्र O से संगामी तीन परस्पर लंबवत अक्षें X, Y, Z लेते हैं। इनमें X एवं Y चक्ति के तल में है और Z इसके लंबवत है। तब लंबवत अक्षों के प्रमेय के अनुसार समीकरण कुछ ऐसा होगा, IZ बराबर IX जोड़ IY। अब X और Y अक्षें चक्ति के दो व्यासों के अनुदिश हैं और सममिति के विचार से प्रत्येक व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान समान होना चाहिए। अतः IX बराबर IY हो जाएगा और IZ बराबर 2IX हो जाएगा, परंतु IZ बराबर mr² बटे 2 होता है, इसीलिए IX बराबर IZ बटे 2 बराबर mr² बटे 4 हो जाएगा। दोस्तों, इसीलिए किसी व्यास के परितः चक्ति का जड़त्व आघूर्ण mr² बटे 4 होता है। आइए दोस्तों, समानांतर अक्षों के प्रमेय को समझते हैं। दोस्तों, किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस योग के बराबर है जो पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली समानांतर अक्ष के परितः लिए गए जड़त्व आघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल को जोड़ने से प्राप्त होता है, यानी कि IZ' बराबर IZ जोड़ MA² होता है, जहां IZ एवं IZ' क्रमशः Z एवं Z' अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण है और M पिंड का द्रव्यमान को बताता है और A दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी को बताता है। आप चित्र से देखें। दोस्तों, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, Z एवं Z' दो समानांतर अक्षें हैं जिनके बीच की दूरी A है। अब Z अक्ष पिंड के द्रव्यमान केंद्र O से गुजरती है, तब समानांतर अक्षों के प्रमेय के अनुसार समीकरण कुछ ऐसा होगा, IZ' बराबर IZ जोड़ MA²
जहां IZ एवं IZ डैश क्रमशः Z एवं Z डैश अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण है और M पिंड का द्रव्यमान है और A दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी को दर्शाता है। आइए दोस्तों, समानांतर अक्षों का प्रमेय के एक उदाहरण को समझते हैं। दोस्तों, चित्र को देखिए। उदाहरण है, किसी पतले वलय की परिधि पर स्पर्श रेखा बनाती हुई और इसके तल में ही स्थित अक्ष के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण क्या है। आइए दोस्तों, इसके उत्तर को समझते हैं। दोस्तों, वलय के तल में इसके ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा इसके व्यास के समांतर है। अब इन दोनों समानांतर अक्षों के बीच की दूरी r यानी वलय की त्रिज्या है। दोस्तों, समानांतर अक्षों का प्रमेय लगाएं तो हमें कुछ समीकरण मिलेगा। I स्पर्श बराबर I व्यास अक्ष जोड़ mr², यानी कि mr² बटे 2 जोड़ mr² बराबर 3/2 mr² हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से हम आज के वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने जड़त्व आघूर्ण को समझा और उसके बाद लंबवत एवं समानांतर अक्षों के प्रमेय को भी समझा। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले अचल अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णी गतिकी को समझेंगे और उसके बाद अचल अक्ष के परितः घूर्णी गतिकी को भी समझेंगे। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप कक्षा 11 भौतिक विज्ञान पुस्तक से अध्याय कणों की निकाय एवं घूर्णी गति अध्याय से विस्तार में समझें। धन्यवाद।